दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भानु पुरोहित। प्रोग्राम है डॉक्टर महेंद्र पटवा FM पेरिसिया और आज हमारे साथ है संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉक्टर राजेश शर्मा सर। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दिल नाशाद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। कितने भूले हुए ज़ख्मों का पता याद आया। बिल्कुल, ख्याले दिल नाशाद आया और बड़ा अच्छा लग रहा है सर। आज की खबरें सुनकर, देखकर, पढ़कर के कोरोना जा रहा है, वैक्सीन आ रहा है जी। और इससे पहले तो हम ये सुनते थे कि कब कैसे कोरोना, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, लॉकडाउन, रेड जोन, तो बिल्कुल नई एक उससे वोकेबुलरी से हम परिचित हो रहे थे, लेकिन अब बड़ी राहत है। तो सर, कोरोना की स्थिति अब बिल्कुल काबू में है जी। लेकिन एक पिछले कई दिनों से, लगभग 6 तारीख से या उससे पहले भी एक शब्द हम सुन रहे हैं, ड्राई रन जी, कोरोना को लेकर जी। तो ड्राई रन है क्या सर, ये बताएं। देखिए, ड्राई रन जो है बेसिकली जो एक तरह से मॉक ड्रिल इसको अपन कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वैक्सीन विद इन ए डे और 2 आ जाएगा, तो इसमें एक्चुअली 3 हमने ड्राई रन रखे थे। जनवरी में था फर्स्ट वीक में एक, फिर सेकंड जो ड्राई रन था वो 8 जनवरी को था और तीसरा जो ड्राई रन है वो 13 जनवरी को रखा गया है। तो बेसिकली ड्राई रन का उद्देश्य यही है कि यदि कोई हमारी तैयारियों में कोई छोटी मोटी कमी रहती है तो हम उसको दुरुस्त कर लें और एक तरह से पूरी तैयारी के साथ सक्सेसफुली, आपने सुना होगा कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जब से ये कोविड-19 का डिजीज आउटब्रेक आया, तभी से वो नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं, जिलों से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधियों से जुड़े हुए हैं और ये प्रयास है कि हम, और आपको पता है राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे राज्य की तारीफ हुई है जी। बिल्कुल। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये भी है विजन की वैक्सीनेशन में जिस तरह हमने पहले सफलता हासिल की, उसी तरह टीकाकरण में भी राजस्थान राज्य प्रथम रहे अपनी तैयारियों में और सफलतापूर्वक इसको संचालित करे जी। बड़ी अच्छी खबर है ये भी कि टीका रवाना हो रहा आज जी। देखिए, मकर संक्रांति है कल जी, तो उससे पहले सब कुछ अच्छा होने ही वाला है जी। सर, अभी जो आपने इस सारी परिस्थितियां देखी है, ड्राई रन किया है, इसमें उससे आप संतुष्ट हैं या कहीं कुछ? बिल्कुल, हम लोगों ने, हमारे जो माननीय मुख्य सचिव हैं वो भी जोधपुर संभाग को ही बिलोंग करते हैं जी। और उन्होंने एक सैटरडे और संडे, इसके अलावा रेगुलर डेज पे भी ये डायरेक्शंस दिए हैं कि आप फिजिकली जगह को वेरीफाई करें, टास्क फोर्स की प्रत्येक सप्ताह मीटिंग हो और प्रत्येक सेंटर वाइज रिव्यू किया जाए कि किसी सेंटर पे कोई कमी तो नहीं रह गई है। और उसको देख के, यदि जैसे कल ही हम लोग जालौर जिले में थे, भादरा जून, और वहां तो कोशिश रहती है कि जहां भी ये वैक्सीनेशन होना है उसकी तैयारियों का हम बहुत अच्छे से आकलन कर लें और कोई कमी हो तो दुरुस्त कर लें जी। जब भादरा जून का सर आपने नाम लिया जी, भादरा जून जैसी जगहों की भी मॉनिटरिंग हो चुकी है, मतलब जी। तो आप बताइए ना सर, कि आम आदमी ये जानना चाहता कि रिहर्सल होती कैसे है, क्या कहीं जहाँ टीका रखा जाता है वहां से कोई गाड़ी रवाना होती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं प्रारंभ से इसमें आपको बताना चाहता हूँ जी सर, कि जिला प्रशासन द्वारा जहां तक टीकाकरण सत्र का स्थल की स्थापना एवं संचालन का है, इस संदर्भ में आमुखीकरण पब्लिक से भी किया गया है और जो हमारा पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ है उसको भी रेगुलर वे में ट्रेनिंग्स वगैरह दी गई हैं। तो इसमें बेसिकली जिला प्रशासन द्वारा राजकीय जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनको भी रखा गया है और निजी जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनको भी चिन्हित किया गया है और आवश्यकता यदि है तो स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, इनको भी टीकाकरण के लिए रखा गया है रिजर्व में। तो बेसिकली जो स्थान है, स्थल, वो किस तरह से चयन किया जाए उसके बारे में भी डिटेल गाइडलाइंस उनको दी हैं कि जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है उससे अलग
मतलब उससे जो मेन गेट एंट्रेंस है वो इसके लिए अलग से रखी जाए। जैसे आम आदमी आता जाता नहीं हो, प्रवेश है अलग हो, निकास अलग हो, और जो वेंटिलेशन है वो खुली खिड़कियां वगैरह रखी जाएं। और इसमें जो रूम्स का कंपोजिशन उन्होंने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आया है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी इसके लिए डायरेक्शन दिए हैं कि एक तो प्रतीक्षा कक्ष बनाया जाए जो कि अलग अलग होने चाहिए। वो प्रतीक्षा जो है वो किसके लिए, जो टीका लगवाना है उसके लिए? जी, इसमें जो कैंडिडेट्स या जो पैरामेडिकल स्टाफ जिनका फर्स्ट फेज में टीकाकरण होना है, उनका क्या है कि कोविन पे जो ऐप है उस पे सब लोग रजिस्टर्ड हैं और उसके मैसेज के माध्यम से ही उनको सूचना दी जाएगी। और वो जैसे ही प्रवेश करेंगे तो पहले उसका हेल्थ चेकअप होगा, देखेंगे उसका टेम्परेचर वगैरह देखेंगे, और वो प्रतीक्षा रूम में वहां भी हमने ये रखा है कि 6 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए, मास्क होने चाहिए। बिफोर एंट्री पे जो गार्ड है वो उसको चेकअप देखेंगे कि बुखार वगैरह तो नहीं है। उसके बाद जो प्रतीक्षा रूम है उसमें कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जो सामान्य जानकारी है वो भी एग्जिबिट की हुई है, ताकि वो उसको किसी तरह की हेजिटेशन नहीं हो, किसी तरह का संशय नहीं हो। ये तो है प्रतीक्षा कक्ष की। और उसमें 6 फीट की, जैसा मैंने बताया, डिस्टेंस वगैरह भी रखी है, सैनिटाइजर भी रखेंगे, हाथ धोने की व्यवस्था भी रहेगी। फिर दूसरा जो है मेन, वो है टीकाकरण कक्ष, जिसमें मेन टीकाकरण वैक्सीनेशन होना है, वो व्यवस्था जहां होनी है। वहां पे भी 5 लोगों की टीम है। एक तो गार्ड होगा, फिर एक मोबिलाइजर होगा, एक वेरीफायर होगा, एक वैक्सीन लगाने के लिए होंगे, जो पैरामेडिकल स्टाफ जो होगा वो होगा। तो पूरे स्टेट में इसका सिस्टम निर्धारित किया गया है। जी। और प्रत्येक कक्ष में तीसरा जो कक्ष है वो है निगरानी कक्ष। जैसे किसी कैंडिडेट को, पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लग गया तो ही हैज टू वेट फॉर हाफ एन आवर कि कोई एनाफाइलेक्टिक शॉक तो नहीं है, कोई रिएक्शन तो उसको नहीं हो रहा है, कोई घबराहट तो नहीं हो रही है। और तीनों और प्रत्येक कक्ष में कोविड नियंत्रण संबंधी जो भी गाइडलाइंस हैं उनकी पालना सुनिश्चित की जाएगी, किसी तरह की भीड़ वगैरह नहीं होने दी जाएगी। ये बेसिकली रखा है। अब आगे आप पूछें। वैसे जी सर, मतलब लगभग वैसा ही जैसा मतदान होता है। बिल्कुल, मतदान वेरिफिकेशन होगा। बिल्कुल। और उसके बाद आपका नियंत्रण कक्ष में आप बैठे हैं, आपका निगरानी कक्ष भी वहां पे रहेगा। जी। उसके लिए कोई इमरजेंसी वगैरह भी बनाएगी अगर किसी की हालत खराब होती है तो? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। ये पब्लिकली भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि कोई भी वैक्सीन, चूंकि ये प्रोटीन है नेचर में, और इसके हालांकि टेस्ट वगैरह हुए हैं, किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल जो मानव शरीर होता है उसमें किसी भी चीज से आपको पता है कि किसी को किसी से रिएक्शन हो सकता है। तो बेसिकली लाइफ सेविंग ड्रग्स वैक्सीनेशन रूम में भी रखी गई है और ऑब्जर्वेशन रूम में भी रखी गई हैं। और कोई भी इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो वहां मेडिकल एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे और उनके पास पूरा लाइफ सेविंग किट जो है वो मौजूद रहेगा, जिसमें हाइड्रोकोर्टिजोन्स हैं, एड्रेनलिन इंजेक्शंस हैं, और जरूरत होगी तो ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था भी होगी। और व्यवस्था इस तरह की सुनिश्चित की गई है ताकि किसी तरह की कोई रिस्क, जो भी चैलेंज है वो हम उसको दूर कर सकते तैयार रहेंगे। जी। यानी कि आम आदमी जो कुछ दिनों से लग रहा था कि कुछ घबराहट जैसा भी है, तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक चीज है। जी। इसके बाद सर ये होता है कि बहुत एक सामान्य सा सवाल है कि औचक निरीक्षण का है कि व्यवस्थाओं को जानकारी लेने के लिए आप संपूर्ण संभाग में पधारते हैं जी, तो क्या उसके बाद भी चलता रहेगा या? देखिए, हर जगह का जो संख्या है वो अलग अलग है। किसी जगह जितना पैरामेडिकल स्टाफ जितना है, हो सकता है किसी के 1 दिन में हो जाए, किसी के 2 दिन में हो जाए, किसी के 3 दिन में हो जाए, किसी के 4 दिन में हो जाए। इसके साथ ये तो फर्स्ट फेज है जी सर। इसके बाद जो सेकंड फेज है आपको पता है, फिर थर्ड फेज में भी लेंगे, एल्डरली पर्सन्स को भी लेंगे। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जब तक हमको वैक्सीन जहां जहां टारगेटेड लगाने हैं, जिस हिसाब से डायरेक्शन होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, उस हिसाब से व्यवस्था की जाएंगी। लेकिन हमारा चाहे वो एसडीएम हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर हों, चाहे संभाग स्तर के हों, उनको हमने ये इस तरह के डायरेक्शन दिए हुए हैं कि वे नियमित रूप से देखें, कोई कमी हो तो उसको दुरुस्त करें और प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक इसको संचालित करें। जी। क्या ये हर एक अस्पताल में टीका लगेगा या इसके लिए कोई स्थान सुनिश्चित किया गया है? देखिए, बेसिकली व्यवस्थाएं देखी गई हैं और व्यवस्थाओं को देखते हुए ही ये
तय किया गया है कि जो इंतजामात हैं वो किस संख्या में कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, ये सारी चीज देखी गई है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेगुलर, एक तो जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट फेज में करीब संभाग की यदि हम बात करते हैं तो करीब 69,271 का स्टाफ है जिनको फर्स्ट फेज में वैक्सीन लगेगा। अच्छा, सबसे पहला टीकाकरण उनका? हाँ, पैरामेडिकल जो सीधा संबंधित है। फिर जैसा आपने पूछा कि जैसे जो जनरल हेल्थ फैसिलिटी की बात पूछी कि कितनी कितनी होंगी, तो अपने संभाग में, जोधपुर संभाग में करीब 556 केंद्र इसमें अपन ने लिए हैं सरकारी और 288 केंद्र लिए हैं प्राइवेट। जोधपुर की यदि अपन बात करते हैं तो करीब 139 जो सेंटर्स हैं वो जोधपुर में हैं और 112 सेंटर्स जो हैं प्राइवेट में जोधपुर में हैं। तो ये एक मोटा मोटा वो है। कुछ यदि और अपन आगे बात करें कि जो ये जो इनके ऊपर एक सुपरवाइजर्स भी रखे गए हैं। संभाग में करीब 364, 350 से अधिक सुपरवाइजर्स भी रखे गए हैं। अच्छा, तो मतलब ये देख सकते हैं कि हर आदमी तक टीका कैसे पहुंचे वैक्सीनेशन में। हाँ, इसमें कैसे रहेगा? देखिए, जो आपने पूछा कि नंबर ऑफ वैक्सीनेटर्स कितने होंगे, बेसिकली अपना टारगेट जो पॉपुलेशन है 69,271 का है फर्स्ट फेज में। हाँ जी, और उनको लगाने के लिए जो नंबर ऑफ वैक्सीनेटर्स हैं वो करीब 6,412 होंगे। उदाहरण के तौर पे जोधपुर में करीब 963 वैक्सीनेटर्स अपन ने रखे हैं पहले चरण। जी सब। और इसमें भी क्या है कि रिजर्व भी रखे गए हैं। मान लीजिए किसी वैक्सीनेटर की कोई तबीयत वगैरह खराब हो जाती है तो उसके लिए भी ऑल्टरनेट, जिस तरह रिजर्व चुनाव में हम रखते हैं उस तरह से रिजर्व फोर्स भी इसमें रखी है। इसके साथ साथ जो वैक्सीन को रखने वाली बात आती है तो उसके लिए भी जो ILR होते हैं प्लस डीप फ्रीज हैं, उनकी पर्याप्त व्यवस्था संभाग में सुनिश्चित की गई है। जी सर, क्या टीका लगने से पहले क्या एक और ऐसा ये ड्राई रन जैसा रहेगा या आप सीधा लगना शुरू हो जाएगा? देखिए, आज 13 जनवरी है और 13 जनवरी को थर्ड जो ड्राई रन है वो रखा गया है और विद इन ए डे और 2 या अपने पास वैक्सीन आ जाएगा और 16 से प्रारंभ होना है। अभी तक जो निश्चित किया गया था वो 3 ड्राई रन रखे थे, लेकिन मान लीजिए बीच में राज्य सरकार द्वारा और यदि ये डिसाइड किया जाता है कि एक ड्राई रन और रखा जाए तो अपन रख सकते हैं, जैसा भी होगा। बाकी तीसरा ड्राई रन आज का रखा गया है। जी, वैसे तो शर्मा सर आपको समय बहुत कम मिलता होगा और समय पर खाना मिल जाए ये भी बड़ी बात है। और अभी ये जो दौर है और आपने जो विजय हासिल की और जो बची हुई विजय हासिल करनी है उसके बीच में अगर संगीत थोड़ा सा हमें सुनने को मिल जाए तो आप कहें तो एक छोटा सा संगीत। डेफिनेटली। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, बिना साइड इफेक्ट होम्योपैथी से सभी प्रकार के रोगों का इलाज। देश विदेश के रोगियों के जटिल रोगों का सफल इलाज करने वाले 45 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में डॉक्टर महेंद्र पटवा। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, सोसी गेट और MDM अस्पताल के सामने, जोधपुर। ब्रेक के बाद फिर से सभी का स्वागत है डॉक्टर महेंद्र पटवा FM पेनिसिया में। आज आपको बता दें कि हमारे साथ है संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉक्टर राजेश शर्मा, और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर शर्मा खुद मेडिकल फील्ड से ही है और लंबा चौड़ा इसमें काम भी आसानी से देख रहे हैं और सारा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सर, टीकाकरण जब होगा तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, प्रारूप कैसा रहेगा और उसका जो सत्र कैसे चलेगा? देखिए, इसमें कुछ हमारे पास चैलेंज भी हैं प्रारंभ करने से पहले। एक तो यह है कि जो बेसिकली नेटवर्क बेस्ड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐप के जरिए रहेगी। जी, तो इसमें एक तो नेटवर्क कनेक्शन भी हमने प्रायोरिटी पे रखा है कि कनेक्टिविटी का ध्यान रखा जाए, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। इसके साथ साथ जो इसमें चुनौती है वो ये अपने जो वैक्सीन मेंटेन है, वैक्सीन का क्या है कि एक निश्चित तापक्रम इन्होंने दिया है 2 से 8 डिग्री का, उसको मेंटेन करना भी बहुत ही आवश्यक है ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। और सबसे बड़ी चीज है कि वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद जो ऑब्जर्व करना है वैक्सीन जिनको लग, वो एक बहुत ही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई इज ऑल्सो मस्ट, ताकि किसी तरह का वैक्सीन की कोल्ड चेन में बाधा उत्पन्न नहीं हो। जो आपने पूछा कि किस तरह से इसको रखा गया है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो कक्ष है उसमें 5 पर्सन्स की टीम हम लोगों ने रखी गई है।
अच्छा, उसमें जैसे एक तो वैक्सीनेटर है, एक उसको सपोर्ट, 2 उसके सपोर्ट स्टाफ हैं, एक फायर है जो भी कैंडिडेट आएगा उसको रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगा, और एक होगा सुरक्षा गार्ड जो कि गेट पे रहेगा। इस तरह से 5 आदमियों की ये टीम रहेगी। जो वैक्सीनेटर है उसका उत्तरदायी रहेगा कि एट ए टाइम 1 आदमी ही एंट्री करे गेट के माध्यम से, एक साथ भीड़ नहीं हो, और उसकी ड्यूटी होगी कि सेफ वैक्सीनेशन, और जो रिपोर्ट करना है कोविन ऐप पे वो कोविन करे, ऐप पे करे, ताकि उसको इन्फॉर्म टाइमली मिल जाए। इसके अलावा वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस, उसको वैक्सीन की अवेयरनेस दी जाए। हेल्प है पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन की, कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए इमरजेंसी नंबर वगैरह दिया जाए। इसके अलावा उसको सूचित किया जाए कि सेकेंड डोज उसको कब लगेगी, कितने टाइम बाद लगेगी। इसका भी एक SMS है जिससे इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी, और उसको ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाए कि वो वैक्सीन लगने के तुरंत बाद जाए नहीं, 30 मिनट तक वो ऑब्जर्वेशन 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रहेंगे, और वहां पर हमारे पास AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की एक मेडिसिन किट वगैरह जैसा मैंने बताया वो रहेगी, तो कोई आवश्यकता पड़े तो उसका सदुपयोग किया जा सकता है। और दूसरा उसको ये भी ध्यान रखना है कि एवरी टाइम वो नई सिरिंज लेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सिरिंज जी हर बार AD सिरिंज बोलते हैं इसको, तो वो लेंगे और उसको हाथ की हाथ हब कटर होगा उससे डिस्ट्रॉय करेंगे, और वैक्सीन लगाने से पहले हाथों को अपने सैनिटाइज कर लेंगे, और कॉन्टैक्ट नंबर इमरजेंसी में कोई होगा तो वो दे देंगे। यानी कि डिस्पोजल कैसे होगा, कहाँ होगा, कब कैसे, वो सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। जी। अच्छा, टीका ये 2 बार लगेगा एक ही व्यक्ति जी, तो उसकी सूचना वगैरह क्या उसी के पास स्वतः ही चली जाएगी? जी बिल्कुल जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि उसका पूरा जो वेरीफाई है, रिकॉर्ड वगैरह है, उसका जो नाम और मोबाइल नंबर वगैरह है, वो सारी चीजें पहले से ही डाटा फिलिंग इसमें हो चुका है, और जैसे ही उसको वैक्सीन लगेगा उसको इन्फॉर्मेशन आएगा कि आप वैक्सीनेट हो गए हैं, और जैसे ही सेकेंड वैक्सीनेशन की जब आवश्यकता होगी तो उसको मैसेज उसको मिल जाएगा कि अब आपका सेकंड वैक्सीनेशन के लिए आपको इस तारीख को आना है। जी। जो लोग टीका लगाएंगे या उस टीम में शामिल है, क्या उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है या अभी चल रही है? बिल्कुल, उनका ट्रेनिंग पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है। उनको सारी जानकारियां दी गई हैं, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत समिति स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे प्रेजेंटेशंस हुए हैं, VC के माध्यम से समस्त जानकारियां मुख्यालय स्टेट से भी दी गई हैं, संभागीय मुख्यालय से भी दी गई हैं, और जिला स्तर से भी दी गई हैं। अच्छा, जो टीकाकरण कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं गांव-गांव में जाके, क्या उनकी सुरक्षा को लेकर भी कोई प्रबंध किया गया है? जी बिल्कुल, जो टीका लगा रहे हैं, जो वैक्सीन, बेसिकली वो भी तो पैरामेडिकल स्टाफ ही हैं, तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वैक्सीनेशन, उनको भी वैक्सीनेशन तो करवाना पड़ेगा। जी, सबसे पहले तो वही करवाएंगे, उसके बाद ही फिर हो जाए। जी चलिए, जन सहयोग इसमें क्या करे आपको लेकर, या जन सहयोग आप क्या कहना चाहते हैं आम आदमी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जी सर कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगभग 21 दिन पहले ही इस विषय पर बहुत गंभीरता उन्होंने दिखाई थी। उन्होंने भी विभिन्न जनप्रतिनिधियों से VC के माध्यम से सीधा संवाद किया है। इसके साथ साथ संभागीय और डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर पे कलेक्टर साहब हैं या डिविजनल कमिश्नर्स हैं, उनको सबको ये कहा गया है कि वो ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाए, उनको पूरी जानकारी दी जाए, और वो आमुखीकरण की एक तारीख तय की गई थी, उस पर समस्त जिलों में एक साथ आमुखीकरण रखा गया, और टीकाकरण के बारे में उसके जितने भी इम्पैक्ट हैं, सारी चीजें हैं, अवेयरनेस है, वो जानकारियां दी गई हैं। और इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्टर्स भी इसके बनवाए हैं, जो कि अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने टीकाकरण कक्ष है, वेटिंग रूम है और ऑब्जर्वेशन वाला रूम है, वहां उन चार्ट्स को डिपिक्ट किया गया है, लगाए गए हैं, ताकि वो देखें, और कोई भी सामग्री इस तरह की है वो भी उनको उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसी तरह का कोई संशय नहीं हो, और जनप्रतिनिधियों को पूर्णतया कॉन्फिडेंस में लेके सारी चीज की जा रही है। तो वैक्सीनेशन जिस व्यक्ति का हो जाएगा
मतलब आफ्टर वैक्सीनेशन कोई इसके फॉलोअप भी है सर या? जी बिल्कुल फॉलोअप है। मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया कि टीकाकरण कक्ष से और ऑब्जर्वेशन से जैसे ही वो वैक्सीन लगने के बाद निकलेंगे, उनको एक नंबर दिया जाएगा, बताया जाएगा। आपको मान लीजिए अर्ली कोई रिएक्शन होता है जब, तो वहां देख लिया जाएगा। ठीक है सर। और मान लीजिए किसी को डिलेड रिएक्शन होता है तो उसको नंबर भी आप इमीडिएटली उसको सूचना दें। और इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस है हमारी 108, 104 वो तैनात रखी गई हैं ताकि किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत सुविधाएं दी जाएं। जी। अच्छा, अब इतनी सुविधा होने के बाद लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी है। जी। कई जो स्कूल कॉलेजेस है, बच्चे पढ़ने वाले विद्यार्थी है, वो भी कुछ हो रहे हैं। एक इससे पहले एक छोटी सी बात ये कर लें सर कि जो है डिस्पोजल वाली बात है, जी, उसके बारे में बता दें, क्योंकि ये डिस्पोजल वेस्ट जो है ये बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, जो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पूछी है और जो पब्लिक के भी जानकारी होनी चाहिए और आपके माध्यम से पहुंचेगी भी, कि जो सिरिंज और वायल, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट जो भी वैक्सीन आएगी जैसे एयरपोर्ट से आ रही है और वो मतलब अंडर कस्टडी आएगी, बिल्कुल गार्ड्स वगैरह होंगे, मेडिकल टीम्स होंगी, पैरामेडिकल लोग होंगे, उनकी देखरेख में आएगा, देखरेख में स्टोर होगा। जब लगने के बाद जो वेस्ट वाली बात आपने पूछी, तो उसमें एक बार में एक ही सिरिंज काम में ली जाएगी, फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसमें भी ध्यान रखने वाली बात और जो ट्रेनिंग भी दी गई है, कि जैसे ही वो सिरिंज, एडी सिरिंज को काम में लेंगे, काम में लेने के बाद उसको हब कटर से काट देंगे और काटने के बाद जो उसका प्लास्टिक पार्ट है वहां 3 तरह के बैग्स रखे गए हैं। एक रेड बैग रखा गया है, एक ब्लू बैग रखा गया है, एक येलो बैग रखा गया है। तो उसमें जो रेड बैग है उसमें तो प्लास्टिक पार्ट जो सिरिंज का है वो डाला जाएगा। ठीक है। जो ब्रोकन वायल होगी वो ब्लू बैग में डाली जाएगी। जी सर। और जो कॉटन स्वाब वगैरह हैं वो येलो बैग में डाले जाएंगे। जी। तो यानी कि बहुत शानदार व्यवस्था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सेना किसी पर फतेह करने से पहले तैयारी करती है। खाली होने के बाद भी जो वायल हैं उनको जहां से इश्यू हुआ है वहां पे ले जाके रखा जाएगा और उसको वेरीफाई किया जाएगा कि दिस हैज बीन यूज्ड। अच्छा जी। यानी कि जहां से शुरू हुई अंत तक इसका मॉनिटरिंग, पूरा फॉलोअप और मॉनिटरिंग इसका रखेगा। और स्टेट हेडक्वार्टर से और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इन संपूर्ण चीजों का मॉनिटरिंग होगा, पर्यवेक्षण होगा। जी, बड़ी अच्छी खबर है। तो आपने आरंभ में ये दे दी कि जो मृत्यु दर है वो लगभग नगण्य हो चुकी है और जो फॉलोअप आप जैसे अफसरों के माध्यम से राजस्थान में हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने जो व्यवस्था की है वो बहुत ही सराहनीय है। चलने से पहले सर एक छोटा सा सवाल मेरे खुद के मन में आ रहा है, क्या बच्चे और आम आदमी उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में हम बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे साल भर पहले थे? देखिए, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको प्रकृति के साथ चलना चाहिए। पहली बात तो ये है। और प्रकृति के साथ चलने का मेरा कहने का ये है कि जो हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स जो हमारा खान पान रखते थे और जो मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें होती थी, तो उनपे एक तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जो आजकल मॉडर्न जो चीजें हैं वो चीजें खान पान में नहीं रखनी चाहिए ज्यादा। तो एक तो वो चीज है। दूसरा, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है दूसरे एज ग्रुप के उनको लिए, राजस्थान सरकार में पहले ही इसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। जैसे ही हमको वैक्सीन प्राप्त होगा तो फेज वाइज मैनर में उन वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाएगी। और लेकिन मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हर वीसी में, हर मीटिंग में कहते हैं कि सब 2 गज की दूरी रखी जाए, मास्क लगा के रखा जाए, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग रखी जाए, वैसे भी अदरवाइज कोविड के अलावा भी ये चीजें ऐसी हैं जो ध्यान रखने की हैं। दूसरे इन्फेक्शंस भी होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपने सुना होगा एक बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा का भी चल रहा है। जी बिल्कुल। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है अगेन वो बहुत ही जूनोटिक इंपॉर्टेंस का है, जिसमें ह्यूमन में इन्फेक्शन जा सकता है। फॉर्चुनेट पार्ट अभी ये है कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स में और इनमें है, और इसका जो स्ट्रेन है H5N8 है, जो कि मानव के लिए रिपोर्ट अभी तक नहीं हुआ है खराबी के लिए। लेकिन यदि म्यूटेशन होके H5N1 यदि आ सकता है तो वो ह्यूमन को नुकसान
कोविड की अनुरूप ही पहुंचा सकता है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं आम पब्लिक से निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी पक्षियों की मृत्यु देखने को मिले तो उनको वन विभाग को, पशुपालन विभाग को सूचित किया जाए और उनका साइंटिफिक डिस्पोजल हो, उनके सैंपल टेस्ट कराए जाएं और पब्लिक उनसे दूर रहे, नेकेड हैंड से उनको हैंडल नहीं करे। पीपीई किट पहन के जिस तरह से इसको हमने हैंडल किया कोविड को, इसी तरह से पीपीई किट पहन के इसको हैंडल करें। बड़ी अच्छी और शानदार और सुंदर जानकारियां आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर। संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉक्टर राजेश शर्मा सर, आज आप स्टूडियो में पधारे और ड्राई रन के अलावा बहुत सी बातों की जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।